तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मूवी की स्टार्टिंग आर्टे के एक वीरान इलाके से होती है, जहां पर हमें एक बहुत ही बड़ा जहाज बुरी तरह से फंसा हुआ दिखाया जाता है और वहां पर कुछ लोग आकर प्लेन पर अपनी तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एक टीम आ जाती है जो कि जमीन को खोद कर जहाज के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है और जैसे ही वो जहाज के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें रेड और ब्लू कलर की एक शील्ड मिलती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये शील्ड किसी और की नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की ही है। और अब मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी कि ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड यहाँ पर कैसे पहुंच गई और ये बात आपको आगे वीडियो देखकर ही पता चलेगा कि आखिर कैप्टन अमेरिका वहाँ तक पहुँचा कैसे। यहीं पर सीन कट होता है और फिर हमें 1942 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें नॉर्वे का टाउन्सबर्ग शहर दिखाया जाता है। यहाँ शुरू में हमें एक टीम दिखाई जाती है अपने लीडर जॉन स्मिथ के साथ मिलकर एक मिस्टीरियस चीज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उसे ढूंढते ढूंढते चर्च में पहुंच जाते हैं। चर्च में जॉन स्मिथ को एक पादरी मिलता है और जब वो उस पादरी से पूछता है कि वो खास चीज तुमने आखिर कहाँ छुपा रखी है, तो पादरी कहता है कि वो चीज तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन वो अपनी अकल को यूज करते हुए दीवार में लगे एक बटन को दबा देता है, जिसके बाद उसे मिल जाता है टेसरेक्ट, जिसे कॉस्मिक क्यूब भी कहते हैं। यहीं पर सीन कट होता है और हमें 1943 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम होता है स्टीव रॉजर। वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए अपनी फौज में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन अपने हेल्थ इशू के चलते वो उसमें नहीं आ सकते थे क्योंकि उसे दमा और अस्थमा की तरह बहुत से हेल्थ इश्यूज थे। तब स्टीव कहता है मैं भी उस फौज में शामिल होना चाहता हूँ और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं हमेशा नाकाम हो जाता हूँ। तो अपने दोस्त से कहता कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो बकी बाउंस कहता है कि आज फ्यूचर की प्रदर्शनी लगने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगे। तो स्टीव बहुत खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है और जब वो उस जगह पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात हॉवर्ड स्टॉक से होती है, लेकिन फिर बकी और स्टीव वहाँ से आगे निकल जाते हैं और जब उसे फौजियों की कुछ तस्वीरें लगी हुई नजर आती हैं तो वो अपने आप को उसमें देखता है। वो सोचता है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब मैं अपने वतन के लिए कुछ करूंगा। तो फिर पीछे से आके बकी कह देता है कि तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि तुम्हारे हेल्थ इश्यूज की वजह से तुम्हारा ही सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। और वो वहाँ जुनून के हाथ तक पहुँचकर कहता है कि मैं भी इस वतन का ही आदमी हूँ और मैं अपने वतन के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करूंगा और मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। और यही बातें वहाँ पीछे खड़ा हुआ डॉक्टर रैंकस्टाइन सुन लेता है। वहीं उस जगह पर सिपाहियों के फॉर्म भी भरे जा रहे थे और जब ये बात स्टीव को पता चलती है तो वो भागकर अपना फॉर्म भरने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन जैसे उसका फॉर्म मेन इंसान के पास पहुँचता है लेकिन उसे पता चल जाता है कि इसने काफी बार पहले भी ट्राई किया है लेकिन हमेशा फेल हो जाता है। लेकिन इस बार वो डॉक्टर भी वहाँ पर होते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट भी होते हैं, तो वो खुद उसके रूबरू मिलने के लिए जाते हैं और क्योंकि डॉक्टर ने उसकी बात सुन ली थी तो वो खुद उसके रूबरू मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर वहाँ पर जाकर उससे पूछता है कि आखिर तुम आए किधर से हो। पहले तो वो झूठ बोलता है लेकिन फिर डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो स्टीव कहता है मैं ब्रुकलिन से हूँ और इस बार डॉक्टर की तरफ से स्टीव रॉजर को मिलता है A1 और अगर आप इस सिंबल को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा A का मतलब कैप्टन अमेरिका और 1 का मतलब फर्स्ट एवेंजर। यहीं से सीन कट होता है और हमें सिपाहियों के इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के मेन कमांडर जस्टर फिलिप पैकी गार्डव भी होते हैं और उन्हें किसी खास एक्सपेरिमेंट के लिए स्टीव रॉजर जैसे ही इंसान की जरूरत होती है। जस्टर फिलिप कहते हैं कि मेरे पास इससे ज्यादा ताकतवर, अक्लमंद और समझदार शख्स है। तो डॉक्टर वहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। नॉर्मली तो सब लोग बम को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर सबकी जान बचाने के लिए उस बम पर कूद जाते हैं और अब फिलिप को समझ आ गया था कि आखिर डॉक्टर ने इसे ही क्यों चुना। यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें रेड स्कल और आर्मिन जोला दिखाए जाते हैं जो कि रेड स्कल का साइंटिस्ट होता है जो डेस्टिनेट की पावर्स के ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं। वो उसकी पावर जंगी जहाजों में डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि जहाज ऐसे तैयार हो जाएं कि उनकी बैटरी कभी भी खत्म ना हो और जिस जंग में भी जाएं वो जीत कर ही वापस आएं। और आखिरकार वो ऐसा इन्वेंशन कर ही लेते हैं। अगली सुबह स्टीव ब्रुकलिन पहुंचते हैं जहां पर उस डॉक्टर की वो मशीन थी जो किसी भी आम इंसान को एक सुपर सोल्जर में तब्दील कर सकती थी और इस मशीन को हॉवर्ड स्टाफ की तरफ से बनाया गया था और इसमें जो सीरम इस्तेमाल होने वाला था वो डॉक्टर ने बनाया था। और जैसे ही मशीन अपने 70% पर पहुंचती है तो बहुत सी चिंगारियां निकलने
लगती हैं और शॉर्ट सर्किट भी होने लगते हैं और मशीन में से स्टीव रॉजर की चलाने की आवाजें आने लगती हैं और ऐसा लग रहा था कि अब ये एक्सपेरिमेंट बिगड़ने वाला है और सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन अंदर से स्टीव रॉजर की चलाने की आवाज आती है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट होकर रहेगा और उसका 100% कर दो, मैं ये झेल सकता हूँ। वो अपने 100% पर पहुंचा देते हैं मशीन को और थोड़ी ही देर बाद स्टीव रॉजर हमारे प्यारे कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं, यानी कि पहला सुपर सोल्जर। और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पर मौजूद एक जासूस की वजह से डॉक्टर पर अटैक हो जाता है और वहाँ पर मौजूद एजेंट डॉक्टर को गोली मारकर सुपर सीरम लेकर भागने लगता है और स्टीव रॉजर डॉक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हीरो तुम्हारे अंदर है और मेरी जान इतनी कीमती नहीं है जितना कि वो सीरम है, उससे बहुत से गलत काम भी हो सकते हैं, जाओ और वहाँ से वो सीरम उससे वापस लेकर आओ। और स्टीव रॉजर फुल स्पीड में भागते हुए उस एजेंट का पीछा करने लगते हैं और वो एजेंट भी फुल स्पीड में कार चलाता हुआ उस जगह की गलियों में से होता हुआ निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन कैप्टन अमेरिका भी उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं था, वो उसका पीछा करता रहता है और आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन इस दौरान वो जासूस साइनेट की एक गोली खा लेता है और मर जाता है और वो मरने से पहले कहता है कि 1 साल कटेगा तो 2 साल और निकल जाएंगे। वहीं पर डॉक्टर के मर जाने और सीरम की चोरी हो जाने की वजह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब और सुपर सोल्जर्स नहीं बनाए जाएंगे और जो एक हमारे पास है यानी कि स्टीव रॉजर, उसे कैप्टन अमेरिका बनाकर यानी कि सोशल फिगर बनाकर सभी मुल्कों के जवानों में जोश भरने का काम करेगी। 1943 में एक कैंपेन के जरिए उसे पता चलता है कि उसका खास दोस्त बकी बार्न्स, जो कि MIA एक सोल्जर टीम के अंदर था, वो रैस्कल को मारने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन रैस्कल ने उनकी पूरी की पूरी टीम को ही अपने कब्जे में कर लिया। किमेट के बनाए हुए सीक्रेट अड्डे पर घुसकर और बकी बार्न्स और उसकी पूरी टीम को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहीं पर उसका सामना रैस्कल से हो जाता है। वहीं पर जाकर हमें उसका असली चेहरा भी नजर आता है, यानी एक तरह से उसकी शक्ल बिल्कुल स्कल की तरह होती है और बिल्कुल रेड। जब कैप्टन वहाँ पर रैस्कल को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन उस वक्त रैस्कल अपने साइंटिस्ट आर्मिन जोला के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से सारे सिपाहियों और अपने बेस्ट फ्रेंड्स बकी बार्न्स को भी वहाँ से निकाल कर ले आता है और कैप्टन अमेरिका की इस फतह के बाद उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और एक पार्टी भी रखी जाती है और वो वहाँ पर बताता है कि जब मैंने रैस्कल के अड्डे पर हमला किया था तो वहाँ पर मैंने नक्शे पे बहुत से मुल्कों को देखा था जिन पर बहुत सारे निशान लगे हुए थे, यानी जिन पर अब वो हमला करने वाला है और कितना सही हो अगर कि हम उसका हमला करने से पहले उसकी बेस खराब कर दें। और वो सिपाही जिन्हें वो बचा कर लाया था वो उन्हें मिलाकर एक टीम बनाता है और कहता है कि मुझे रैस्कल और उसकी पूरी टीम को खत्म करना है, तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? सारे सिपाही हाँ में जवाब देते हैं और रैस्कल को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका एक शख्स से कहता है कि हम एक जगह पर हमला करने जा रहे हैं, क्या तुम मेरी सेफ्टी के लिए कुछ बना सकते हो? हॉटस्टार कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार एक आर्मर दिया है जिसे मैंने तुम्हें कई बार इस्तेमाल करते हुए देखा है, जिसे तुम बहुत अच्छी तरह भी इस्तेमाल करते हो। वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक शील्ड ही दे दूं, मेरे पास यहाँ पे 4 से 5 बहुत अच्छी शील्ड्स हैं। और कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर की नजर उस शील्ड पर पड़ती है जो कि अभी तक हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड दिखाई गई है। एक सीक्रेट मिशन के जरिए कैप्टन अमेरिका आर्मिन जोला को पकड़ने के लिए और अपनी पूरी टीम को खुफिया तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंचा देता है और कैप्टन अमेरिका आर्मिन जोला को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि बकी बार्न्स उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है खाई में। और जब आर्मिन जोला को पकड़ कर लाया जाता है तो उससे पता चलता है कि उसने और रैस्कल ने मिलकर बहुत बड़े बड़े एटम बम बनाए हैं जिन्हें उसने अलग अलग मुल्कों पर फेंकना है। और जब ये बात कैप्टन अमेरिका को पता चलती है तो वो उसके डेटाबेस को डैमेज करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ निकल जाता है और वो जल्दी उनके मेन बेस पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात का पता रैस्कल को चलता है तो वो अपने बड़े से एरोप्लेन में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका कार में बैठकर उस एरोप्लेन के पास पहुंच ही जाता है और किसी न किसी तरह उसके अंदर एंटर हो जाता है। फिर हमें उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त सी फाइट देखने को मिलती है जिसमें वो दोनों
दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फेंककर रेस्कल को मार देता है और रेस्कल शील्ड के लगने की वजह से उस मशीन पर गिर जाता है जो कि कॉस्मो क्यूब को कंट्रोल कर रही थी और वो क्यूब अब मशीन से नीचे गिरने वाली थी और रेस्कल उस क्यूब को उठा लेता है। लेकिन उस क्यूब के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स होती हैं कि वो उसे सह नहीं पाता और थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर प्लेन में कैप्टन अमेरिका अकेला रह जाता है। उसी वक्त उसे नजर आता है कि दूसरे मुल्कों पर फेंके जाने वाले मिसाइल या रॉकेट उसी प्लेन के अंदर थे और एंड में उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता तो वो सोचता है कि अब वो प्लेन को क्रैश कर देगा कहीं पर और आखिर में वो पैगी कार्टर को कॉल करके कहता है कि इस प्लेन के अंदर बहुत से मिसाइल हैं जो कि पूरे यूएसए को तबाह कर सकते हैं, तो मुझे इस प्लेन को किसी वीराने में जाकर क्रैश करवाना होगा। वहीं पर कैप्टन अमेरिका का प्लेन एक जगह पर क्रैश हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि हॉवर्ड स्टाफ को समुद्र के अंदर एक कॉस्मिक क्यूब मिल ही जाता है। तभी वो पूरी टीम से कहता है कि अगर क्यूब मिला है और वहीं पर जब उन्हें कैप्टन अमेरिका मिल जाता है तो वो उसे अपनी शील्ड फैसिलिटी में ले आते हैं और कैप्टन अमेरिका को कुछ पता न चले इसलिए वो आसपास का माहौल 1940 का ही बना लेते हैं। वहीं मौजूद एक रेडियो में पुराने मैच की कमेंट्री चल रही थी तो वो सोचता है कि इस मैच में तो मैं खुद बैठकर इसे देख रहा था तो मैं इसकी कमेंट्री यहाँ बैठकर अब कैसे सुन रहा हूँ। वो समझता है कि ये कोई जाल है इसलिए वो यहाँ से भाग निकलता है। तभी वो न्यूयॉर्क के मेन टाइम स्क्वायर में पहुँच जाता है। वहीं पर निक फ्यूरी की एंट्री होती है। वो उससे कहते हैं कि ये वक्त उस वक्त से 70 साल आगे आ चुका है और ये सब कुछ तुम्हें समझाना अब थोड़ा मुश्किल था तो हमने सोचा कि हम तुम्हें ये सब कुछ आराम से बताएंगे, लेकिन तुम तो काफी होशियार निकले और तुमने जल्दी से सारा कुछ जान लिया। तो इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।